डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड चैप्टर के बारे में और उस चैप्टर का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, मेल एवं फीमेल गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। हम बात कर रहे थे पहले चैप्टर के अंदर अपन ने बात की थी जनन के बारे में। आवर्तबीजी पादपों में जनन की शुरुआत की थी और लैंगिक जनन को हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने आपकी लैंगिक जनन की शुरुआत की थी और उस लैंगिक जनन के अंदर हमने बात की थी पुष्प के बारे में। तो देखिए भाई, फ्लावर या पुष्प के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी और उसके अंदर ये उसके चारों चक्र के बारे में पढ़ा था। बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं पुमंग। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर के बारे में बात करते हैं। पुंकेसर पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं आपकी पुंकेसर के बारे में। तो देखिए भाई, पुंकेसर है वो आपकी स्टेमन और इसे कह सकते हैं आपके लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल एवं लघु बीजाणुधानी के बारे में। देखिए भी, लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पुंकेसर के बारे में, स्टेमन के बारे में। देखिए, बात करते हैं पुंकेसर या स्टेमन के बारे में। हमने बात की थी फ्लावर की। तो देखिए भी, फ्लावर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? फ्लावर के अंदर हमने पुमंग के बारे में पढ़ा और पुमंग की एक इकाई जिसे अपन पुंकेसर कहते हैं उसे हमने पढ़ा था। तो देखिए, पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से पढ़ी थी। पुंकेसर की इस संरचना के अंदर 3 भाग दिखाई देते हैं। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं आपके योजी या हम कहते हैं कनेक्टिव। इसे अपन कहते हैं आपकी परागकोश या एंथर। और ये तीसरा पार्ट जिसे अपन कहते हैं पोतंतु या फिर कहते हैं आपके फिलामेंट। इन 3 भागों से मिलकर पुंकेसर बना होता है। बात करते हैं आपकी सबसे पहले योजी के बारे में। तो देखिए भाई, ये योजी क्या है? ये कनेक्टिव जो टिश्यू है, योजी एक बंध्य उत्तक के रूप में होता है और ये परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं परागकोश के बारे में। परागकोश ये पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है, जो जननक्षम होता है, इस जननक्षम भाग को है वो आपकी परागकोश कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। ठीक है। और परागकोश के अंदर क्या होता है भाई? परागकोश के अंदर आपकी परागकणों का निर्माण होता है। तो देखिए भाई, ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और उसके अंदर परागकण बनते हैं। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो परागकोश हैं, सामान्यतः अधिकांश पादपों के अंदर जो परागकोश हैं, उन परागकोश के अंदर 2 पाली पाई जाती है। कितनी पाली पाई जाती है? इनके अंदर पाई जाती है आपकी 2 पाली पाई जाती है। देखिए, एक ये पहली पाली और ये दूसरी पाली, ये 2 पाली पाई जाती है। और ऐसे परागकोश के लिए सामान्यतः जो शब्द यूज किया जाता है उसे कहते हैं आपकी डाइथिकस या द्विकोष्ठी। उसे कहेंगे द्विकोष्ठी या इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइथिकस। अब देखिए भाई, 2 पाली होती है और प्रत्येक पाली 2 कक्ष प्रकोष्ठ के अंदर डिवाइड होती है और उस प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे अपन कहते हैं लघु बीजाणुधानी या उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम।
अब देखिए मैं लेता हूं ये, मैंने एक पुंकेसर लिया, ये पुतंतु हो गया, ये इसमें हो गया आपके पराकोश। अब पराकोश में ये देखिए पाली है वो, इसके अंदर 2 पाली है और यहां पर है वो आपकी 1 पाली है। तो देखिए भाई जो 1 पाली किस में पाई जाती है, 1 पाली पाई जाती है आपके मालवेशी कुल, मालवेशी कुल के सदस्य, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 कोष्ठी या 1 पाली वाले जो पराकोश होते हैं वे मालवेशी कुल के सदस्य में पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं आपके मोरिंगा में। मोरिंगा के अंदर भी है वो आपकी 1 पाली युक्त पराकोश पाए जाते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इन पादपों के अंदर या ऐसे जो आपके पराकोश होंगे वे कैसे होते हैं, वे होते हैं 1 कोष्ठी, 1 कोष्ठी, या उसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोथिकस, इसे कहते हैं आपके मोनोथिकस। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 द्विकोष्ठी और ऐसे पराकोश हो गए 1 कोष्ठी या मोनोथिकस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां से सेक्शन काटूं इसका, ये जो पराकोश, इस पराकोश का मैं यहां से सेक्शन काटता हूं, तो देखिए भाई प्रत्येक जो पाली होती है वह 2 कोष्ठ में, प्रकोष्ठ में डिवाइड होती है, 2 चैम्बर में डिवाइड होती है, ठीक है। और उन चैम्बर के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे अपन कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि मैं बात करूं इसकी, ये जो पराकोश है, इस पराकोश में ये पराकोश की पहली पाली है, इसमें एक ये प्रकोष्ठ होता है, दूसरा प्रकोष्ठ यहां पे होता है। इसी प्रकार इस दूसरी पराग पाली में भी एक प्रकोष्ठ यहां बना होता है, दूसरा प्रकोष्ठ यहां बना होता है। इस प्रकार आपकी द्विकोष्ठी पराग कोश के अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी। संख्या कितनी है, संख्या है आपके 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है डाइथिकस पराकोश के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दीजिए भाई, मालवेशी कुल के सदस्य की बात करें, मोरिंगा की बात करें, इनके अंदर 1 कोष्ठी या मोनोथिकस प्रकार का आपके एंथर होता है, पराकोश होता है। तो सीधी सी बात है, पराग पाली 1 है तो यहां पर इसके अंदर प्रकोष्ठ भी कितने होंगे, 1 पाली है तो इसमें प्रकोष्ठ कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और इस प्रकार आपके 1 कोष्ठी या मोनोथिकस प्रकार के पराकोश के अंदर, या ये कैसे कहे कि मालवेशी कुल मोरिंगा पादप के अंदर आपकी 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो ये यहाँ पर 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो लघु बीजाणुधानी है, इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं आपके, इन्हीं के अंदर बनते हैं पराग कण। क्या बनते हैं, पराग कण। कैसे बनते हैं, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, हम बात करते हैं इसके आगे। तो हम बात कर रहे थे आपके नर युग्मकोद्भिद। देखिए भाई, मेल गैमेटोफाइट के रूप में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट की संरचना और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें हमने बात की पुंकेसर की। पुंकेसर के अंदर हमने उसकी संरचना के बारे में बात की, परागकोश के बारे में, योजी के बारे में, पूतंतु के बारे में। हम चल रहे थे परागकोश में। तो देखिए भाई, परागकोश सामान्यतः परागकोश 2 पाली युक्त होता है, ठीक है, जिसे डाइथिकस कहते हैं। और मान लीजिए जैसे मैं बात करता हूं, यदि ये परागकोश है, ठीक है, ये परागकोश है, ये परागकोश की 1 पाली, ये परागकोश की दूसरी पाली, और ये दोनों पालियां आपस में योजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई है। अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश का मैं यदि आपके टीएस काटता हूं, अनुप्रस्थ काटता हूं, मैं यहां से सेक्शन काटूंगा ऐसे। यदि उसका ऐसे टीएस उसका सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर आपके 4 प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। यानी उसकी जो काट होगी, उस काट के अंदर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यानी उसके अंदर 4 कोष्ठ बने होंगे, 1, 2, 3 और ये 4।
तो देखिए भाई, हमने आपके उसकी टीएस कार्ड काटी, और जब हम पराग कोश की टीएस कार्ड काटते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूं, जैसे मैंने यहां से टीएस कार्ड काटते तो ये तो एक पाली हो गई, ये आपकी यहां से हो गई, ये दूसरी पाली, ये पहली पाली और ये दूसरी पाली। ठीक है, ये पाली दो कोष्ठ के अंदर डिवाइड है, और इस पाली के अंदर एक प्रकोष्ठ यहां दिखाई दे रहा, दूसरा यहां दिखाई दे रहा, यानी एक पराग पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानी और दूसरी पराग पाली में भी दो लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही। प्रारंभिक स्थिति में ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और जैसे जैसे उसका परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रक्चर है वो जटिल होती जाती है। नेक्स्ट उस आगे की स्टेज की है वो स्थिति ये इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो चार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये चारों स्ट्रक्चर के लिए शब्द यूज किया जाता है लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। हम बात कर रहे हैं आपकी परागकोश के परिवर्तन के बारे में। तो देखिए भी, नेक्स्ट मैं हेडिंग लेता हूं आपकी परागकोश परिवर्तन। तो देखिए भाई, परागकोश परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए भाई, परागकोश क्या होता है? परागकोश प्रारंभिक अवस्थाओं में समांगी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस एक आवरण के रूप में घेरे रहती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि परागकोश क्या है? परागकोश प्रारंभिक अवस्था में समांगी कोशिकाओं का मतलब है एक जैसी कोशिकाएं। ठीक है, समांगी कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, समांगी कोशिकाओं का एक समूह होता है, और उस समूह को चारों ओर से कौन घेरे रहती है? बाह्य त्वचा का एक आवरण उसे घेरे रहता है। और इस बाह्य त्वचा की जो आंतरिक कोशिका है, इसकी बाह्य त्वचा की जो कुछ कोशिकाएं हैं, इसकी कुछ कोशिकाएं जो कुछ सेल्स जो होती हैं वे आकार में बड़ी हो जाती है। वे आकार में कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आकार में हो जाएगी कैसी? बड़ी हो जाएगी। उनका केंद्रक जो होगा, उनका केंद्रक कैसा होगा? केंद्रक बड़ा हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका कोशिका द्रव्य कैसा हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रपशु कोशिकाएं, या इन्हें इंग्लिश में कहते हैं आपके आर्किस्पोरियल सेल्स। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। वापस से मैं बात कर रहा हूं, परागकोश की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था के अंदर परागकोश समांगी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे बाह्य त्वचा एक आवरण के रूप में घेरे हुए रहती है। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो होती है आकार में बड़ी हो जाती है, उनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, जो आपकी पास की कोशिकाओं से कुछ भिन्न हो जाती हैं, और उनके लिए एक शब्द यूज किया गया जिन्हें कहते हैं प्रपशु सेल्स या आर्किस्पोरियल सेल्स। तो ये भी आर्किस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं। इन आर्किस्पोरियल कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? आर्किस्पोरियल सेल्स में यहां पर आपकी, मैं यही बता देता, इसको मिटाता हूं। तो देखिए भी, मैं यहां पे लिखता हूं प्रपशु कोशिकाएं। आर्किस्पोरियल सेल्स। तो देखिए भी, आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा, और परिणत विभाजन होने के फलस्वरूप आपके उसमें कोशिकाओं का दो स्तर बनेगा। एक बनेगा आपकी प्राथमिक द्वितीय कोशिका,
और दूसरा जो स्तर बनेगा वो बनेगा आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या कोशिकाएं। तो देखिए भाई, बाह्य त्वचा की ये जो आर्किस्पिरल सेल्स है उसमें परिणत या पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, तो उसके फलस्वरूप आपकी कोशिकाओं की दो परत या दो स्तर बनते हैं। ठीक है, उसमें जो आपकी बाहरी स्तर होता है, जो बाहरी परत या बाहरी स्तर होगा उसे अपन कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो आंतरिक परत होती है, उस आंतरिक परत को अपन कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, देखिए भाई, तो दो परतें बन गई, दो लेयर बन गई। अब बात करते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर फिर से डिवीजन होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा और फिर से डिवीजन होगा, और आपकी इसमें दो प्रकार की सेल्स बनेगी, दो प्रकार की कोशिकाओं के स्तर बनेंगी। कैसे बनते हैं बात करते हैं अपन। देखिए भी, इसमें एक स्तर बनेगा, वो बनता है अंतस्त्वचा, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपकी एंडोथीसियम, और अंतस्त्वचा, और दूसरा जो स्तर बनेगा उसे बोलते हैं आपकी वित्तीय कोशिका। वित्तीय कोशिका के अंदर फिर से डिवीजन होता है, वित्तीय कोशिका में फिर से डिवीजन होगा और दो स्तर बनेंगे, और इसके अंदर एक तो स्तर बनेगा, एक परत बनेगी, एक स्तर बनेगी, एक लेयर बनेगी जिसे अपन बोलते हैं मिडल लेयर या मध्य स्तर, और एक बनती है आपकी टेपिटम, या जिसे हिंदी में बोलते हैं पोषोतक, हिंदी में बोलते हैं पोषोतक। तो देखिए भी, वित्तीय कोशिका या पैराइटल सेल्स, ठीक है, उसकी एक परत बनती है, लेयर बनती है, उसमें वापस आपके डिवीजन हुआ, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, परिणत और अपना विभाजन दोनों होते हैं, और उससे एक तो बनता है आपके मध्य स्तर, और एक बनती है आपके सबसे अंदर की और लेयर जिसे बोलते हैं टेपिटम। ये टेपिटम जो है वो हमारे लिए मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, जिसे अपन बोलते हैं पोषोतक। ठीक है, उसे अपन कहते हैं पोषोतक। ये तो बात हो गई प्राथमिक वित्तीय कोशिका की। अब दूसरी बात करते, देखिए यहाँ पर प्रपशु सेल्स के अंदर जब डिवीजन हुआ तो आपकी दो लेयर बनी थी, ये पहली लेयर बन गई, ये जो दूसरी लेयर है यहाँ पे, ठीक है, उस लेयर को अपन ने नाम दिया प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो क्या है, आंतरिक परत है, अंदर की ओर बनती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या तो क्या होगी, या तो सीधे ही ये आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर परिवर्तित हो जाती है, या फिर इनके अंदर समसूत्री भाजन होता है, और समसूत्री भाजन होने के फलस्वरूप प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसमें तब्दील होती है, वो बदलती है आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के, या तो क्या हो गई, सीधे ही इसके अंदर तब्दील हो जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर आपकी डेवलप्ड हो जाती है, या फिर समसूत्री भाजन होता है। अब क्या होता है जी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से आपकी किसका निर्माण होता है, अर्धसूत्री भाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री भाजन द्वारा बनेंगे आपके लघु बीजाणु। क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। और वो लघु बीजाणु कितने बनेंगे, वो लघु बीजाणु बनेंगे चार लघु बीजाणु बनते हैं, या ये कह सकते हैं परागकण। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मोटी तौर पर
वन बाय वन वापस बात करेंगे। मैं फिर से बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे थे परागकोश के परिवर्धन की बात। हमने कही बात कि परागकोश प्रारंभिक अवस्था में समांगी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे चारों ओर से बाह्य त्वचा एक आवरण के रूप में घेरे रहती है। इसकी कुछ कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिन्हें आर्किस्पोरियल या प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। उनमें परिणत विभाजन से प्राथमिक भित्ति कोशिका जो बाहर की ओर परत बनती है, दो आपकी परतें बनी, बाहरी परत ये आंतरिक परत है। बाहरी परत में वापस डिवीजन होता है, अंतस्त्वचा बनती है या एंडोथीसियम, और भित्ति कोशिका वाला स्तर बनता है। इसमें डिवीजन से वापस मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण होता है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो टेपिटम या पोषक के ऊपर बनता है। फिर बात करते हैं आपके जो आंतरिक स्तर बनता है, आंतरिक परत बनती है जिसे बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस आंतरिक परत की सेल्स या तो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर बदल जाती है, या तो क्या होगी आपके सीधे ही आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, या फिर समसूत्री विभाजन द्वारा उसमें तब्दील हो जाती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 आपके लघु बीजाणु का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके परागकोश की संरचना में इस परिवर्तन के फलस्वरूप इस स्थिति में परागकोश 2 भागों में, इसकी संरचना 2 भागों में विभेदित हो जाती है। क्या विभेदित हो जाती है? परागकोश के अंदर एक संरचना तो दिखाई देती है, किसकी? पराग भित्ति, और दूसरी जो संरचना दिखाई देती है वो दिखाई देती है आपकी बीजाणुजन, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या कोशिकाएं। ठीक है, तो भी देखिए इस प्रकार परागकोश की संरचना में 2 भाग विभेदित होते हैं, 2 भाग आपके दिखाई देते हैं। उसके अंदर आपकी एक है आपके पराग भित्ति या लघु बीजाणुधानी की भित्ति, ठीक है, और दूसरी जो है वो है आपके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, इन 2 भागों के अंदर विभेदित हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की ओर, हम बात करेंगे पराग भित्ति के बारे में। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की भित्ति है वो आपकी 4 परत 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन सी, किस प्रकार से, 1 बाय 1 बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके परागकोश या लघु बीजाणुधानी के परिवर्तन के दौरान वह 2 भागों में विभेदित हो जाती है। पहला भाग है परागकोश भित्ति या परागधानी भित्ति या लघु बीजाणुधानी भित्ति, और दूसरा भाग है वो आपकी बीजाणुजन कोशिकाएं। तो हम बात कर रहे हैं आपकी सबसे पहले परागकोश भित्ति के बारे में। तो परागकोश की जो भित्ति होती है वह आपके 4 परत कह सकते हैं या 4 स्तर कह सकते हैं, उनसे 4 परत कह सकते हैं या 4 स्तर से मिलकर बनी होती है, 4 स्तर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये 4 स्तर परिधि से केंद्र की ओर निम्न क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है उसे बोलते हैं आपकी बाह्य त्वचा या बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर की ओर जो स्तर होता है बाह्य त्वचा या ये कह सकते हैं आपकी अधिचर्म। ठीक है, एपिडर्मिस। उसके अंदर की ओर होता है आपकी अंतस्थीसियम, इसके अंदर की ओर स्तर होता है उसे बोलते हैं अंतस्थीसियम, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीसियम। तो देखिए भाई, सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है उसे बोलते हैं बाह्य त्वचा या अधिचर्म। तो ये क्या है? ये अधिचर्म सबसे बाहरी स्तर होता है, बाहरी परत होती है किसकी? लघु बीजाणुधानी भित्ति की या परागकोश भित्ति की। सबसे बाहरी स्तर है और इसका काम क्या है? इसका कार्य होता है आपकी सुरक्षा करना। ठीक है, इसका कार्य होता है सुरक्षा करना। उसके अंदर की ओर जो स्तर पाया जाता है उसे बोलते हैं आपके अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम। इसके अंदर की ओर स्तर पाया जाता है, और ये जो स्तर होता है जब परागकोश
प्रस्फुटित होता है, प्रस्फुटित। प्रस्फुटित का मतलब होता है जब पराकोष परिपक्व होगा तो वो क्या होगा, फटेगा, वो खुलेगा, उसे बोलते हैं पराकोष प्रस्फुटित। उस दौरान अंतस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है, जो स्तर होती है, ये सर्वाधिक विकसित होती है, ये सर्वाधिक आपकी विकसित होती है। इसके अलावा इस लेयर के अंदर, इसके अंदर आपकी क्या है, अल्फा सेल्यूलोज का की पतली परत पाई जाती है, अल्फा सेल्यूलोज की आपकी पट्टी काएं पाई जाती है। अंतस्थिसियम, ये जो सेल्स होती है, ये इनकी जो प्रकृति होती है वह आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है। और इसका जब आपकी पराकोष का स्फुटन होता है उस दौरान इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसकी प्रकृति होगी आपकी आर्द्रता ग्राही। इसके अंदर की ओर जो स्तर होता है उसे अपन बोलते हैं मध्य परत, उसे कहते हैं मध्य परत, मिडल लेयर। अब देखिए भाई, मध्य परत की जो कोशिकाएं होती है वे पतली भित्ति वाली और अल्पजीवी होती है, वो होती है आपके अल्पजीवी। और अगली बात क्या है, और क्या होती है, उसकी भित्ति होती है पतली होती है, ठीक है। और सबसे अंदर की ओर जो स्तर होता है वो होता है आपके टेपिटम या पोषोतक। तो देखिए भाई, हमने बात की पराकोष भित्ति की 4 स्तर से मिलकर बनी होती है, परिधि से केंद्र की ओर सबसे बाहर बाह्य त्वचा या अधिचर्म, अंदर अंतस्थिसियम, उसके अंदर मध्य परत। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी टेपिटम के बारे में। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं आपकी जो चौथी परत या जो चौथा स्तर होता है उसे कहते हैं अपन टेपिटम, उसे अपन कहते हैं टेपिटम। हिंदी में इसे कहते हैं पोषोतक। तो देखिए भी, हिंदी में कहेंगे आपके पोषोतक। तो देखिए भी, ये जो टेपिटम, ये पोषोतक होती है, सबसे आंतरिक परत होती है और ये लंबे समय तक बनी रहती है। इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, संरचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भी, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से टेपिटम या पोषोतम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। और क्या होता है, टेपिटम जो सेल्स होती है, इसकी जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती है, वह प्रारंभिक अवस्था में तो एक केंद्र की होती है, लेकिन बाद में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। वो बाद में हो जाती है आपकी मल्टी न्यूक्लिएट, या ये हम कह सकते हैं बहु केंद्र की, बाद में आपके बहु केंद्र की हो जाती है, ठीक है। तो बाद में बहु केंद्र की हो जाती है। और क्या है जी, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, उनकी संरचना, उनके कार्य के आधार पर टेपिटम कोशिकाओं को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक है आपकी अमीबीय या प्लाज्मोडियल टेपिटम, और दूसरी क्या है, दूसरा स्तर बांट सकते या तो स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, ठीक है। तो टेपिटम को उसकी कोशिकाओं की संरचना, उसकी प्रकृति, उसके कार्य के आधार पर उस टेपिटम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अमीबिया या प्लाज्मोडियल टेपिटम, दूसरी आपकी स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। देन नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ये जो आपकी टेपिटम है, इस टेपिटम के अंदर कुछ वसीय स्तर की विशेष प्रकार की, वसीय स्तर की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, जो वसीय स्तर की होती है, आपकी लिपिड स्तर की कह सकते हैं, विशेष प्रकार की कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं आपकी प्रोयूबिस्काई, प्रोयूबिस्काई कहते हैं, प्रोयूबिस्काई। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए भाई ये प्रोयूबिस्काई ये हमारे लिए मोस्ट है। ये प्रोयूबिस्काई क्या करता है भाई, ये प्रोयूबिस्काई किससे जुड़ी हुई है, ये टैपिटम से जुड़ी हुई है। ये प्रोयूबिस्काई इन फ्यूचर आगे जाकर क्या काम करेगी, ये आगे जाकर जो आपके पोलन ग्रेन होता है, जो परागकण होता है, इस परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य भित्ति कहे या बाह्य चोल, उस बाह्य चोल उसकी बाह्य भित्ति के निर्माण में इसका योगदान होता है। बाह्य भित्ति होती है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसे अपन कहते हैं आपकी स्पोरोपोलेनी, ठीक है। उसका परिवर्धन, उसका जो विकास होता है, उसका निर्माण इस प्रोयूबिस्काई के द्वारा होता है। और इन परिस्थितियों के अंदर ये जो प्रोयूबिस्काई है वो क्या हो जाएगी आपके, वो हो जाएगी यूबिस्काई, यूबिस बॉडी, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी इस प्रोयूबिस्काई की। और ये जो टैपिटम होती है, ये टैपिटम क्या काम करती है, और टैपिटम जो होती है जो परिवर्तन परागकणों का जो परिवर्धित जो परागकण होते हैं, परागकण, उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। परागकणों का जो परिवर्तन होता है उन्हें आपकी पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, टैपिटम। यदि टैपिटम पहले नष्ट हो जाती है तो वे जो परागकण होंगे वे परागकण कैसे होंगे, वे परागकण आपके बंधीय प्रकार के होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई टैपिटम की। टैपिटम हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसकी सेल्स कैसी होती है, मल्टीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की प्रकार की होती है। इसकी सेल्स को, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, उसके कार्य के आधार पर टैपिटम को 2 भागों में डिवाइड किया कर रखा है, ठीक है। विशेष प्रकार की सेल्स होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काई। और ये प्रोयूबिस्काई क्या करती है, परागकण की जो बाह्य चोल होती है, ठीक है, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, उसके निर्माण में इसका योगदान होता है। अब इसे यूबिस्काई कहते हैं। और टैपिटम क्या मोस्ट काम करती है, ये जो टैपिटम होती है परिवर्धित परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। बात हो गई आपकी परागकोश भित्ति की यहां तक पूरी। दूसरा पार्ट बचा है आपकी बीजाणुजन कोशिका। इन बीजाणुजन कोशिकाओं की बात करते हैं अपन नेक्स्ट